हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम स्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आजकल हर फील्ड में यूज़ होने लगी है। जैसे कि अगर हम डेली लाइफ में इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यूज़ की बात करें तो हम सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, उनकी जो बैटरीज़ हैं उन बैटरीज़ में एक्चुअल में फिनोमिनन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत यूज़ होता है, बहुत ही यूज़ है, वाइड यूज़ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो वो फिनोमिनन जो हो रहा है उस फिनोमिनन को समझने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब हम पहले तो इसका मीनिंग ही समझ लें। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? केमिस्ट्री, केमिकल एनर्जी। देखो यहाँ पे दो टर्म्स निकल कर आई हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ ना कुछ इन दोनों को ही यूज़ करके या फिर इन दोनों का ही कुछ ना कुछ, या तो इंटर कन्वर्जन बोल सकते हो या फिर इनका रिलेशन बोल सकते हो, वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली अगर हम इसकी अब डेफिनेशन की बात कर दें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the interconversion of electrical energy and chemical energy। देखो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन, कि या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या फिर केमिकल एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की और हमें केमिकल रिएक्शन मिली, मतलब कि केमिकल इक्वेशन कुछ उसमें हमें मिलती है, कुछ हमने केमिकल्स यूज़ किए हैं, उनके बीच में रिएक्शन हो जाती है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि केमिकल एनर्जी देकर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल जाए। क्लियर? तो अब इस बेसिस पे हम इन्हें दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि या तो एक बार हम लेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। इसको हम बोलते हैं, जब इलेक्ट्रिकल केमिकल में चेंज होती है, इसको हम ये होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और अगर हम दूसरा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन की बात करें, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल में। ये जिस सेल में होता है उसे हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्लियर? तो देखो हमेशा ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, आप कभी भी इनमें कंफ्यूज ना हो कि आपसे गैल्वेनिक सेल में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप इसको कैसे याद रखोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही स्टार्ट हो रहा है इसका नेम, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। और गैल्वेनिक सेल में जस्ट उसका उल्टा होगा। एक को याद रखो, सिर्फ दोनों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक को याद रखोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा।
क्लियर? तो अब हम इन दोनों सेल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिन्हें हमें उससे भी पहले पढ़ना होता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, हम पहले वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? देखो, कंडक्टर्स मेनली हम उन्हें बोलते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए, उन्हें हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स बोल देते हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स बोल रहे हैं तो यहाँ पे यूज किनका हो रहा है? विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स बोल रहे हैं, कंडक्टर्स मतलब कि वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? सब्सटेंस विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट pass through them. Substances which allow the flow of current pass through them. तो वो क्या हो जाते हैं? कंडक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ कंडक्टर समझो, ये इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, आयंस का फ्लो अभी हम इसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझ गए कि कंडक्टर्स क्या है? जो भी सब्सटेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप बोल सकते हो अपने सरफेस से पास होने दे, ठीक है। तो उसको आप क्या बोल दोगे? कंडक्टर्स। अगर अब मैं इसका ऑपोजिट लिखूं, सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ, ठीक है, विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट पास थ्रू देम, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं? इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं हम उन्हें? इंसुलेटर्स। क्लियर? ये समझ आया? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हमने पढ़ लिया। अब आगे जो ये कंडक्टर्स हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। अब वो वही चीज़ आएगी जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से और आयन के फ्लो से 2 तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये 2 में डिवाइड होंगे। एक होगा मेटेलिक कंडक्टर्स, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, और आयनिक कंडक्टर्स भी इनको आप बोल सकते हो। अब देखो, इनके नेम से ही क्लियर है कि मेटेलिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स हैं जिसमें क्या फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, मटेरियल का कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कंडक्टर्स विच conduct the electricity by the flow of electrons, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल का कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो ऐसे कंडक्टर्स को हम मेटेलिक कंडक्टर्स बोलते हैं। अब इनके मेटल्स में एग्जाम्पल आप लिख सकते हो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, और नॉन मेटल्स में आप बोल सकते हो कार्बन, ग्रेफाइट, क्लियर?
कार्बन ग्रेफाइट, ये हो गया मेटेलिक कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स में मैंने क्या बोला, कार्बन एंड ग्रेफाइट, आप लिख लेना। देखो अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स देखो, यहां पे क्या होगा, कंडक्टर्स विच कंडक्ट electricity by the flow of ions। ठीक है, यहाँ पे फ्लो ऑफ आयंस के थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप समझो, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, मतलब कि कोई सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन भी छोड़ो, कोई भी हमने एसिड या फिर बेस या फिर हम ले लें सॉल्ट, ठीक है, इनका हम एक्वस सोल्यूशन बनाएं किसी का भी, और उस एक्वस सोल्यूशन को बनाते ही वो एसिड बेस या सॉल्ट क्या हो जाए, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए, तो आयंस फॉर्म हो गए, और वो आयंस क्या करते हैं, फिर फ्लो करते हैं, और उनके फ्लो से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखो एक्वस सॉल्यूशन में आते ही दे विल फॉर्म आयंस विच आर फ्री टू मूव क्लियर, समझ आया यहाँ तक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होगा, फ्लो ऑफ आयंस होगा, और फ्लो ऑफ आयंस कैसे सॉल्यूशन में पॉसिबल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि किसी भी एसिड बेस सॉल्ट का हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, उस एक्वस सॉल्यूशन में वो डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब कुछ ऐसे भी एसिड बेस सॉल्ट बोल सकते हो, कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिसोसिएट नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आप साथ के साथ नोट करते चलो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गए, विच डू नॉट डिसोसिएट। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि कुछ ऐसे भी तो होते होंगे ना जो थोड़े से डिसोसिएट हो जाते हों, और मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, थोड़े हो जाते हो, तो उन पर हम आएंगे, अभी उनकी भी बात होगी। अभी आप सिर्फ इतना समझो, जो करते हैं डिसोसिएट उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जो बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होते उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। क्लियर। तो अब हमने इलेक्ट्रोलाइट, अब हम थोड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में देखते हैं। ये हमने इसका बेसिक पढ़ लिया कि क्या क्या किस टाइप के सॉल्यूशन में क्या क्या फ्लो करते हैं, किस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, किस में आयंस फ्लो करते हैं। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब नेम में ही इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है तो यहाँ पे जो फ्लो होगा वो किसका होगा, आयंस का होगा। क्लियर। इसलिए ये आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ाई जाती है जिससे आपका बेस एकदम क्लियर हो जाए। अब आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाते वक्त मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या फ्लो करेंगे और क्यों फ्लो कर रहे हैं, अब ये आपको क्लियर हो गया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, फ्लो ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, द सेल which converts the electrical energy into chemical energy is known as electrolytic cell। सिंपल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जो वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में एक और चीज़
जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती, स्पॉन्टेनियस मतलब समझते हो, थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने पढ़ा है, स्पॉन्टेनियस मतलब जो रिएक्शन खुद से प्रोसीड हो जाए, ठीक है, कोई एक्सटर्नली हमें प्रेशर या फोर्स अप्लाई ना करना पड़े, वो खुद से हो जाए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि जो रिएक्शन खुद से नहीं होती, मतलब कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं वो यहाँ पे प्रोसीड होती है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की नीड ही नहीं होगी, वो तो खुद से हो जाएंगी। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होगा कि जो रिएक्शन खुद से नहीं हो पा रही तो हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवा के वो रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसलिए इसमें हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ प्रोसीड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब सेल, अभी मैं आपको जब सेल का पूरा सिस्टम बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है उसमें, लेकिन अभी आप इतना समझो कि यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस करवाई जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड कराते हैं। अब आपको ये अच्छे से पता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो यहाँ पे जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। कैसी होगी वो, पॉजिटिव होगी। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। क्लियर। अब हम इस सेल का वर्किंग समझ लेते हैं। देखो इस सेल में क्या होता है, ये हमने कोई भी बीकर ले लिया, ठीक है, कोई भी बीकर ले लिया और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया। किसका, NaCl का ले लेते हैं। यहाँ पे हमने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया जो कि एक्वस सॉल्यूशन इसका लेते ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोल रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। अब इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड्स रखी जाती है। क्या रखी जाती हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स। और इन दो इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट करने का रीज़न ये है कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सटर्नली अप्लाई करनी है, तो वो बैटरी के थ्रू कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये बैटरी ली है, तो इलेक्ट्रोड्स जो हैं, इलेक्ट्रोड्स हम इनर्ट लेते हैं इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स हमने कैसी ले ली है यहाँ पे, इनर्ट, प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम ले लिया हमने इलेक्ट्रोड्स, जो कि कैसी है, इनर्ट, मतलब इलेक्ट्रोड्स खुद से कुछ रिएक्शन नहीं करेंगी। अब देखो यहाँ पे ये प्लस चार्ज है तो इस इलेक्ट्रोड पे पूरा प्लस प्लस की एक लेयर बन जाएगी और यहाँ पे माइनस साइन की एक लेयर फॉर्म हो जाएगी। क्लियर। अब जहाँ पे आयंस जो हैं वो हमेशा ऑपोजिट साइन के साथ अट्रैक्ट होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर Na+ की बात करें तो Na+ किधर जाना चाहेगा, Na+ नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड पे जाएगा, तो Na+ सारे इधर जाके लग जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी, वो मैं अभी बताती हूँ। देखो Na+ सारे यहाँ पे लग जाएंगे और Cl- सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये चीज़ भी क्लियर कर लो, यहाँ पे वैसे आपको आती होगी कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं कैटायंस, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं एनायंस। तो एनायंस जो थे वो तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे गए और यहाँ पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है उसे हम बोलते हैं एनोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड
को हम बोलते हैं यहाँ पे एनोड। क्लियर? तो ये क्या है? एनोड है। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड। इसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड। क्लियर? ये समझ आया? अब देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कभी भी आप एनोड कैथोड को याद नहीं रखोगे, क्योंकि पॉजिटिव अगर आपने इसमें याद कर लिया तो गैल्वेनिक सेल जब हम पढ़ेंगे तो जस्ट इसका उल्टा होता है। कैथोड तो एनोड बन जाएगा, एनोड कैथोड, मतलब पॉजिटिव वाला कैथोड होगा और नेगेटिव वाला एनोड होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग होता है और गैल्वेनिक सेल में अलग होता है। लेकिन जो चीज़ कभी भी चेंज नहीं होती वो ये है कि एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही होगा, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगा। ये चीज़ ना तो गैल्वेनिक सेल में बदलेगी ना ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बदलेगी, ये सेम रहती है। अब देखो यहाँ पे अभी प्रूव करते हैं इस चीज़ को। देखो एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड हमारा ये है, यहाँ पे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थी और यहाँ पे Cl माइनस क्या हुआ? आके अटैच हुआ। तो एक चीज़ देखो, Cl माइनस मतलब कि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है और इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेफिशिएंसी है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे ड्रॉप कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है? तो ये जब अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है यहाँ से, तो ये फॉर्म क्या कर देगा? Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cl फॉर्म कर लिया। ठीक है? और यहाँ पे हुआ क्या प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन हमेशा कैसे याद रखो? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या हो रहा है? होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? ये हमेशा याद रखो। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन। अब देखो कैथोड की बात करते हैं। कैथोड की बात, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। और रिडक्शन से मतलब क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे कैथोड पे क्या जा रहा है? कैटायन जा रहा है। और कैटायन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, उस पर प्लस साइन होता है। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन की जब डेफिशिएंसी है और इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा? इससे नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, Na प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या फॉर्म कर देगा? Na। क्लियर? अब ये जो दो रिएक्शंस मैंने लिखी, इन्हें हम बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शंस। ठीक है? अभी पूरे सेल की रिएक्शन हमने नहीं लिखी है, ये हाफ सेल रिएक्शंस हैं। पूरे सेल की लिखने के लिए हमें इन्हें ऐड करना होता है। ठीक है? मैं एक बार ना कैथोड की रिएक्शन भी इधर लिख रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ ऐड कैसे करते हैं। तो देखो Na प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इसने क्या फॉर्म किया? Na। अब देखो इन्हें प्लस करते हैं। तब जब हम प्लस करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब आप ये सब प्लस कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन को आप जब इधर लेकर आओगे तो वो माइनस में आएगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन एक बार ऐड हो रहा है, एक बार निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो दोनों न्यूट्रलाइज हो गया ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Na प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? Na प्लस Cl। ये पूरी क्या हो गई? सेल रिएक्शन हो गई। अब इस सेल रिएक्शन को आप ध्यान से देखो। ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है इसमें, तो ये तो हो गई ऑक्सीडेशन। ठीक है? और यहाँ पे Na वाले अगर देखें तो Na वाले में हुआ है रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि यहाँ पे हो रहा है। और हर इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन में यही चीज़ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड प्रेजेंट होंगी, कैटाइंस एनायंस बनेंगे और वो इसी तरह से रिएक्शन करेंगे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो अब यहाँ पे जो चीज़, जो डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे थे वो देखो, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की है ना, और यहाँ पे देखो एक केमिकल रिएक्शन हो गई। तो यही तो हम पढ़ रहे थे ना कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी फॉर्म हो जाएगी, तो इस तरीके से होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई भी अभी डाउट है तो आप वीडियो को रिवर्स करके एक एक पॉइंट को दोबारा समझ सकते हो। क्लियर? वीडियो लेक्चर्स का यही बेनिफिट है और आप इसको अच्छे से यूज़ करो कि वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, आप पॉज कर सकते हो, आपको कोई लाइन समझ नहीं आई तो आप दोबारा से देख सकते हो। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि एक बार अगर आपने कुछ और सोचने लग गए बीच में क्लास में, तो टीचर ने जो बोला वो मिस हो गया। यहाँ पे अगर आप कुछ और सोचने भी लग गए हो तो रिवर्स करो वीडियो को और फिर से देखो, ठीक है। एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है यहाँ पे, तो आप वीडियो को 2 बार देखें और इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।